नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, पिछला वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, तो उसके अगले क्रम में एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की यूनिट 7 को ध्यान में रखकर इस वीडियो को अपलोड किया जा रहा है, जो हमारी इस वीडियो सीरीज का लेक्चर नंबर 5 होगा, जिसे हम परीक्षा धाम पब्लिकेशन की पुस्तक से कवर कर रहे हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि आप इस पुस्तक को वीडियो देखते समय अपने सामने रखते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, ऐसा मेरा आपको सजेशन रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और अभी समय वही है, 3:30 बज चुके हैं रात के, है ना। सुबह मुझे समय नहीं मिलता क्योंकि ऑफिस होता है, तो बस चालू करते हैं अपनी इस क्लास को। हमें चर्चा करनी है धातु, अधातु, उपधातु के बारे में। काफ़ी सारी चर्चा पहले हम कर चुके थे इनसे संबंधित दूसरे टॉपिक्स की, ठीक है। तो आखिर धातु क्या है, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ऐसे तत्व जो सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली प्लस चार्ज आ जाता है, इन्हें ही हम कहते हैं धातु। और वर्तमान में इनकी संख्या 91 है। किस आधार पर? तत्वों की आधुनिक आवर्त सारणी के आधार पर, जिसमें कुल 118 तत्व हैं, उसमें से 91 धातु है। इसको आप ध्यान रख लें। धातु की विशेषताओं की यदि हम बात करें तो इसकी विशेषताओं में शामिल है आघात वर्धनीयता। ठीक, इसे पीटने पर सीट या चादर बनाए जा सकते हैं। सोना सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय है, पीटने पर टूटते नहीं है। जितने ज्यादा फैलेंगे उतने ज्यादा आघात वर्धनीय है। तो सबसे ज्यादा आघात वर्ध धातु कौन सी? सोना, गोल्ड। इसे आप ध्यान रख लें, ठीक है। ये चमकदार होते हैं, धातु चमकीली होती है। प्लेटिनम सबसे चमकीली धातु है। तो ये जो पॉइंट है ना, सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय कौन सी है? सोना। सबसे ज्यादा चमकदार कौन सी है? प्लेटिनम। इनको ध्यान रखना है आपको दोस्तों। हीरा मत बोल देना, हीरा धातु नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को, नहीं तो पेपर में अनर्थ हो जाएगा। तन्य मतलब खींचना, धातु खींचकर हम तार बना सकते हैं। सोना सर्वाधिक तन्य धातु है, इस फैक्ट को भी ध्यान रख लें। सुचालक धातु विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। चांदी धातु विद्युत और ऊष्मा की सबसे ज्यादा सुचालक है, इसको भी आप ध्यान रख लें। अनुनादी धातु किसी से टकराकर ध्वनि उत्पन्न करती है। चांदी सर्वाधिक अनुनादी धातु है, इसे भी आप ध्यान रखें। फिर बारी आती है कठोरता की। धातु कठोर होती है दोस्तों। टंगस्टन सबसे कठोर है और ये सबसे महत्वपूर्ण भी है। और एक सबसे महत्वपूर्ण था, सबसे चमकदार धातु प्लेटिनम। ध्यान रखें, हीरा धातु नहीं है, इतना आपको ध्यान रखना है। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। फिर हमें बात करनी है परीक्षा उपयोगी तथ्यों की। ध्यान रखें, अब सोडियम पोटेशियम को चाकू की सहायता से काटा जा सकता है और ये धातु हैं। तो प्रश्न आएगा, कौन सी धातु को चाकू की सहायता से आलू जैसा काट लोगे? तो सोडियम पोटेशियम धातु है। सीसा धातु सबसे कम विद्युत और ऊष्मा की सुचालक है। प्रश्न आएगा, सबसे कम विद्युत और ऊष्मा की सुचालक कौन सी धातु है? सीसा है। क्यों आएगा? क्योंकि धातु का गुण है सुचालकता और ये सबसे कम सुचालक है ऊष्मा और विद्युत की, इसलिए प्रश्न बन सकता है। आपको लगेगा सीसा सुचालक होगा, सबसे कम धातु है, ज्यादा सुचालक होना चाहिए, बड़े बढ़िया चालक होना चाहिए, मतलब, है ना। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए ऐसे प्रश्न एमपीपीएससी बना लेती है। तो ध्यान रखें, सीसा धातु है, सबसे कम विद्युत और ऊष्मा की सुचालक है। फिर पारा एक मात्र धातु है जो लिक्विड या द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसे भी ध्यान रखें। सर्वाधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है। दूसरी सबसे क्रियाशील धातु सोडियम है। वैल्यू पहले की होती है तो पहला ध्यान रख लें, कंफ्यूज होकर पहले सोडियम मत कर देना। सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम की है। सबसे हल्की धातु लिथियम है, सबसे भारी धातु ओस्मियम है। ध्यान रखें, सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी धातु ओस्मियम। मैंने कुछ देर पहले बताया था सबसे कठोर धातु कौन सी है, कमेंट सेक्शन में लिख के बता दें। अब बात करते हैं प्रमुख धातु एवं उनके उपयोग की। ये व्यवहारिक चीजें हैं, पता होना चाहिए। पारे का उपयोग करते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर में, ये तो सबको पता है। बैरोमीटर का हो सकता है बहुत लोग को पता ना हो, तो ध्यान रखें। पारा या मरकरी का उपयोग बैरोमीटर में भी करते हैं। एल्यूमिनियम का उपयोग हवाई जहाज बनाने में किया जाता है, बड़ी वाली मक्खी, ठीक। हवाई जहाज बनाने में हम एल्यूमिनियम का उपयोग करते हैं। टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्ब का फिलामेंट बनाने में करते हैं। मैंने आपसे पूछा सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में लिख के। पोटेशियम का उपयोग होता उर्वरक उद्योग में, जिनके खेत होंगे उनको तो पता होगा।
डीएपी नाम सुना होगा आपने, इसका फुल फॉर्म बता दें। ये उर्वरक है। सोडियम का उपयोग नमक उद्योग में, आपने NaCl सुना होगा, सोडियम क्लोराइड नमक होता है, ठीक है, यौगिक है। कैल्शियम का उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, इसे हम पीओपी कहते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला बता दें, रासायनिक बड़े पॉपुलर फॉर्मूले थे, आपने पीओपी का पढ़ा होगा, आपने फिटकरी का पढ़ा होगा, तो ये फॉर्मूले आप बता दें, स्कूल टाइम पे पढ़े होंगे, आज भी याद होंगे, K2SO4 L2SO4 होल थ्राइज इनटू 24 ये रट लेते थे उस समय बच्चे, जब समझ में भले ना आए लेकिन ये याद होते थे, टीचर पूछते थे तो आप इनको जरूर कमेंट सेक्शन में लिख दें एक बार। पर मैग्नीशियम का उपयोग होता है दवाई बनाने में, ठीक है, आपको मैग्नीशियम लिखा भी मिल जाएगा काफ़ी सारी मेडिसिन के ऊपर। जब आप कोई चीज़ परचेज करें तो आप ज़रूर देखें, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो केमिस्ट्री से संबंधित है वैसे ही समझ में आ जाएंगी। जिंक का उपयोग होता है चेहरे की क्रीम और बैटरी बनाने में, ठीक। यूरेनियम का उपयोग परमाणु ऊर्जा बनाने में। तांबे का उपयोग बर्तन बनाने में। देश में सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उपयोग किस राज्य में होता है, आप ये बता दें। उत्पादन, ठीक है। फिर तांबे का उपयोग बर्तन बनाने में, देखा होगा आपने, तांबे के गिलास में पानी पीना चाहिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, ऐसा नहीं होगा, है ना, ऐसा लोग कहते हैं। लोहे का उपयोग भारी उपकरण बनाने में, ठीक, भारी उपकरण बनाने में, लोहा भारी होता है तो उपकरण अपने आप भारी हो जाते हैं, ठीक, हल्का होता तो हल्के उपकरण बन जाते हैं, ठीक है, लोहा ही भारी होता है तो भारी उपकरण ही बनेंगे जो उससे बनाएंगे, ठीक है। मैग्नीशियम का उपयोग होता है फ्लैश बल्ब बनाने में, याद रखें इस चीज को। अब बात करते हैं, एक काम करते हैं, दूसरी टेबल भी पढ़ लेते हैं पहले। अभी हमने बात करी प्रमुख धातु एवं उनके उपयोग की, अब बात करेंगे प्रमुख अधातु एवं उनके उपयोग की। मैंने आपसे कमेंट में पूछा था एक टाइम पे, पिछले वीडियो में शायद, कि अब दो एग्जाम्पल दे दे धातु धातु उपधातु के। तो धातु और अधातु तो आ गई, अब बची कौन सी, उपधातु। इसके उदाहरण दे दें अब आप, ठीक। तो दोस्तों नाइट्रोजन का उपयोग होता है वायुयान के टायरों में, ठीक। हीलियम का उपयोग गुब्बारों में होता है। नियॉन का उपयोग होता है टेलीविजन और प्लाज्मा ट्यूब में। ऑर्गन का उपयोग होता है विद्युत बल्ब बनाने में। क्रिप्टॉन का उपयोग ट्यूबलाइट में, याद रखना, क्रिप्टॉन का उपयोग ट्यूबलाइट में। ऑर्गन गैस का उपयोग होता है विद्युत बल्ब बनाने में, याद रखें। जीनॉन का उपयोग होता है एनेस्थीसिया के रूप में। एनेस्थीसिया दो प्रकार के होते हैं, एक जनरल एनेस्थीसिया होता है और एक होता है लोकल एनेस्थीसिया। जिसको भी अंतर पता हो इनके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, यदि आप जानते हैं तो जरूर बताएं, अदरवाइज कभी हम डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में, निश्चित रहना है आपको। और जो एक गैसें लिखी हुई ना, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, एक्सॉन, रेडॉन, ठीक, ये आदर्श समूह है ना हमारा, किस ग्रुप में है, किस वर्ग में आता है, आप ये भी बताएं, पहले में आता है कि 18वें में आता है कि 15वें में आता है, ठीक, कमेंट सेक्शन में बताएं। रेडॉन क्या है दोस्तों, इसका उपयोग कैंसर के उपचार में होता है। फास्फोरस माचिस और बारूद उद्योग में इसका उपयोग होता है, दिवाली आने वाली है, आपको लिखा दिख जाएगा, ठीक, पटाखे माचिस के पैकेट पर। सल्फर का उपयोग पापड़ उद्योग में चर्म रोग के उपचार में होता है। क्लोरीन का उपयोग जल को शुद्ध करने में होता है, क्लोरीनीकरण सुना है आपने, बस। अमोनिया का उपयोग आइस फैक्ट्री में होता है, बर्फ की फैक्ट्री। बहुत व्यवहारिक चीजें लिखी हुई है, पढ़ने में भी उम्मीद है आपको मजा आया होगा, आपको सुन के अच्छा। अच्छा, वायुयान के टायरों में नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं, ओके। क्रिप्टॉन ट्यूबलाइट में और ऑर्गन विद्युत बल्ब में उपयोग करते हैं। अच्छा, एनेस्थीसिया भी दो प्रकार के होते हैं, जनरल एनेस्थीसिया और लोकल एनेस्थीसिया। कुछ नई नई बातें भी आपको जानने मिल रही होंगी। इसी प्रकार की बातों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ, सपोर्ट जरूर करें लेकिन दोस्तों, नहीं तो फिर मोटिवेशन नहीं मिलता। बहुत सारी व्यस्तताएं रहती हैं, उसके बाद भी 4 बजने वाले हैं, 4 बजे जाके हम आपको वीडियो बना रहे हैं, वो भी रात के 4, तो फिर शाम के 4 नहीं है, शाम के 4 में तो ऑफिस में रहना पड़ता है। इस बात को ध्यान रखें और सपोर्ट करते रहें, ठीक। उसी मोटिवेशन के कारण, या जब इतना मोटिवेशन इकट्ठा हो पाएगा तभी संपूर्ण मेंस कवर करा पाएंगे विदाउट एनी कॉस्ट, टोटल फ्री, यूट्यूब पर। किसी ने नहीं कराया अभी तक। मेरा ऐसा लक्ष्य है कि मैं एक बार पूरा मेंस जरूर कवर कराऊं, लेकिन समय का अभाव रहता है थोड़ा सा, जिस कारण से हिम्मत नहीं हो पा रही शुरू करने की। लेकिन यदि आप लोग का सपोर्ट मिला तो ऐसा प्रयास जरूर किया जाएगा, हैंड रिटन नोट्स के साथ आपको सारे मेंस का सिलेबस कवर कराने का प्रयास किया जाएगा, और सारी क्लासेस मैं ही आपके लिए रिकॉर्ड करूंगा खुद से। फिर अलग से बाद में दूसरे कोर्सेज चलाएं वो अलग बात है, लेकिन मेंस के सारे टॉपिक मैं खुद से कवर कराऊंगा। यदि आपको पढ़ाने का तरीका सही लगता है ना, सारी चीज़ें समझ में आती है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नहीं तो पता चला मैंने पूरा सिलेबस कवर करा दिया, आपको पढ़ाने का तरीका बढ़िया नहीं लगा तो सब कचरा हो गया। तो ऐसा कचरा ना हो पाए, इसलिए कमेंट सेक्शन आपको दिया गया है कि आप सारी चीज़ें बताते चलें, ठीक है।
तो चलिए अब बात कर लेते हैं अधातु की। दोस्तों धातु में हमने क्या पढ़ा था कि वे तत्व है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग दें और धनायन बना लें, धातु थे। अधातु में उल्टा होगा, वे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लें और ऋणायन बना लें, उन्हें हम कहते हैं अधातु। इनकी संख्या है 22, धातु थी 91, अधातु है 22। इसी प्रकार से उपधातु है कितनी? 7। टोटल कितने हो गए? अपन को काउंट करेंगे तो 120। वहां लिखा था कुल तत्व 118 है। तो नई नई चीजों की खोज होती रहती है, आपको परेशान नहीं होना, ठीक है। अब बात करते हैं अधातु की विशेषताओं की। जो धातु की विशेषताएं थी उनका उल्टा कर दो। धातु क्या होती थी? आघात वर्ध होती थी, है ना। उनको हम पीटते थे तो फैल जाती थी, ये भंगुर होती है। हथौड़ा मारोगे तो फूट के चकनाचूर हो जाएंगी। धातु चमकीली होती थी तो अधातु चमकीली नहीं होती। इसका अपवाद है आयोडीन, ये चमकती है अधातु होने के बाद भी। धातु तन्य होती थी, अधातु नहीं होती। इनके तार नहीं बना सकते, बना के दिखा दो आप, कोयला के तार, ठीक है। अधातु विद्युत की कुचालक होती हैं दोस्तों, इसका अपवाद है ग्रेफाइट। भाई साहब ये सुचालक होते हैं विद्युत के, ठीक है। अधातु ऊष्मा की भी कुचालक होती हैं, इसका अपवाद है हीरा। भाई हीरा सुचालक होता है। मैंने कहा था हीरा को धातु में मत शामिल कर देना कि सबसे चमकदार धातु हीरा है। भाई सबसे चमकदार धातु प्लेटिनम है, हीरा धातु में आता है, ठीक। इसका मैकेनिज्म आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा हीरे का, जब आप इसका वो बनाएंगे, ठीक। इस प्रकार से जुड़ाव होता है, ठीक है। कार्बन का अपर रूप है, इस बात को ध्यान रखें। अधातु है ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, ध्यान रखें। अधातु तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है, और ब्रोमीन ऐसी धातु है जो किस अवस्था में पाई जाती है? जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। इस बात को आप कान खोल के अपने दिमाग के अंदर घुसा लें, ठीक। तो बारी आती है उपधातु की। क्या उपधातु क्या होती हैं? वे तत्व जिनमें धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। धातु में कौन सा गुण था? इलेक्ट्रॉन त्याग कर पॉजिटिव साइन। अधातु में कौन सा था? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके नेगेटिव साइन। अब उपधातु में दोनों गुण पाए जाते हैं, इनकी संख्या 7 है। ध्यान रखें, धातु थी 91, अधातु थी 22 और उपधातु में 7। इसमें शामिल है बोरॉन। बोरॉन का उपयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में, नियंत्रक के रूप में। बोरॉन की रॉड सुना होगा। नाभिकीय रिएक्टर और नियंत्रक के रूप में बोरॉन का उपयोग करते हैं। सिलिकॉन का उपयोग करते हैं कंप्यूटर के चिप बनाने के लिए। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? आर्सेनिक को धीमा जहर कहा जाता है। धीमा जहर किसे कहते हैं? स्लो पॉइजन आर्सेनिक को कहते हैं। एंटीमनी को हम सुरमा के नाम से जानते हैं। जर्मेनियम अर्धचालक के रूप में उपयोग होता है। पोलोनियम क्या है? इसका उपयोग एंटी स्टैटिक उपकरणों और अनुसंधान उद्देश्यों के लिए किया जाता है। टेल्यूरियम क्या है? रबर के वल्कनाइजेशन में टेल्यूरियम का उपयोग किया जाता है। ये व्यवहारिक चीजें आप ध्यान रखें ताकि नंबर कटने का स्कोप कम हो। अब हम एक दूसरे पड़ाव पर आगे बढ़ते हैं इसी वीडियो में, जिसका नाम है अम्ल क्षार और लवण। इसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे, यार होते क्या क्या है, क्या विशेषताएं होती है। जो बेसिक सी चीजें जानने लायक हैं उनका अध्ययन हम कर लेंगे, ठीक। अध्ययन करने में मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, कमेंट भी कर दें, ठीक। तो चलो कर लेते हैं शुरुआत एसिड से, अम्ल से। अम्ल क्या? वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। आपने एक चीज देखी कि आप इसमें कंफ्यूज होते हैं अक्सर कि किस पेपर को किस रंग का कर देते हैं। तो अम्ल में आपने एक चीज देखी, एसिड से इंसान क्या होता है? जल जाता है, ठीक। एसिड से इंसान क्या जल जाता है? जलता है तो उसका जलता तो रेड रेड दिखने लगता है ना। तो इस प्रकार से एसिड से आप याद रखें रेड करता है, ठीक। किसे करेगा? लिटमस पेपर को। तो जब रेड करेगा तो ब्लू या नीले लिटमस पेपर को रेड करेगा। इस प्रकार से आप ध्यान रखें, कंफ्यूजन नहीं होगा। पीएच मान हम सब जानते हैं। स्केल इस प्रकार से होती है 7, 14, 0। 7 से कम वाले एसिड है, 7 से ज़्यादा वाले बेस हैं। यहाँ बात एसिड से कर रहे हैं तो इनका पीएच मान 7 से कम ही होगा, कॉमन सेंस वाली बात है। ये सक्रिय धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं
अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण बनाते हैं। उल्टा भी सही है, क्षार अम्ल से क्रिया कर लेंगे लवण बन जाएगा। ठीक है, इसके उदाहरण है सल्फ्यूरिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल, किसके, एसिड की बात करें तो। ठीक, फिर अब बात आती है कि परीक्षा में कुछ अम्ल पूछे जाते हैं कि ये वाला अम्ल काय में पाया जाता है, ऑप्शन दिए जाते हैं 4, तो उस किस में पाए जाते हैं को हम जान लेते हैं। दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, दूध में कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल है। आंसू में सियालिक अम्ल, सोडा वाटर में कार्बनिक अम्ल, शराब या सिरका में एसिटिक एसिड, याद रखना। मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल, पालक में एनालिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल, गन्ने के रस में एकोनेटिक अम्ल पाया जाता है, चींटी में या चींटी के डंक में, यहाँ लिख लें आप, फॉर्मिक अम्ल, इमली अंगूर में टार्टरिक अम्ल, गेहूं में पाया जाता है ग्लूमेटिक अम्ल, ग्लूटेमिक अम्ल, जी से जी याद रखें। लहसुन में पाया जाता है और प्याज में पाया जाता है एलिसिन अम्ल। लहसुन से लेसन याद रख लें, लहसुन 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 ऐसा पढ़ लें आप, तो एलिसिन अम्ल हो गया लहसुन प्याज में। और लहसुन प्याज तो मसाले वाली चीज़ें साथ में यूज़ करते हैं। घास में पाया जाता है बेंजोइक अम्ल, यूरिन में यूरिक एसिड, बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ध्यान रखना, बहुत आसान क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। दूध में लैक्टिक अम्ल, आंसू में सियालिक अम्ल, सोडा वाटर में कार्बनिक अम्ल, शराब सिरका में एसिटिक अम्ल, मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल, पालक में एनालिक, टमाटर में ऑक्जेलिक, सेब में मैलिक, गन्ने के रस में एकोनेटिक, चींटी में फार्मिक, अंगूर इमली में टार्टरिक, गेहूं में ग्लूमेटिक या ग्लूटेमिक, लहसुन प्याज में एलिसिन, घास में बेंजोइक, यूरिन में यूरिक एसिड, बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड और आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl पाया जाता है। ठीक है, उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। फिर बारी आती है क्षार की, बेस की। भाई अम्ल स्वाद में खट्टे होते थे, क्षार को मीठा मत कर देना, क्षार कड़वे होते हैं। और लाल लिटमस पेपर को नीला करते हैं, कंफ्यूज होना नहीं है। अम्ल जलाता है, रेड करता है, किसको, नीले को करेगा, इसका उल्टा हो गया क्षार, लाल को नीला कर देगा। ठीक है, इसका pH 7 से अधिक होगा। अम्ल हाइड्रोजन मुक्त करते थे धातुओं से क्रिया करके, क्षार क्या करते हैं, जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। और लवण बनाना तो कॉमन है, क्षार अम्ल से क्रिया करके लवण बनाते हैं। जितना ये सही है तो उल्टा भी सही है कि अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण बनाते हैं। ठीक है, फिर बारी आती है इनके उदाहरण की। उदाहरण याद रख लेना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, आपको OH दिख जाएगा लास्ट में, वे होते हैं क्षार। फिर बारी आती है लवण की। लवण क्या होते हैं, तो अम्ल और क्षार की सहायता से बने यौगिक लवण कहलाते हैं। इसके उदाहरण NaOH प्लस HCl इक्वल टू NaCl प्लस H2O। तो यहाँ पर NaCl क्या है दोस्तों, लवण है, साल्ट है। ठीक है, क्षार अम्ल की सहायता से जो बनते हैं उन्हें लवण कहते हैं। अब हमें एक तालिका दी हुई है जिसमें दिखा है लवण का नाम, उनका रासायनिक नाम और उनके उपयोग। इसको हम पढ़ लेते हैं जिससे कि यदि एग्जाम में प्रश्न आए तो आप सीधा सीधा इसको सही कर लें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लवण साधारण नमक की, जिसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। इसका उपयोग भोजन अचार के संरक्षण में किया जाता है। खाने के सोडे का की यदि हम बात करें तो दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक नाम होता है, खाने के सोडे की बात करें तो इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है, NaHCO3। ध्यान रखें। इसका उपयोग बेकिंग पाउडर में पेट की अम्लीयता को कम करने में किया जाता है। अब बात आती है धावन सोडे की, जिसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को कैसे दर्शाते हैं, Na2CO3। कपड़ा धोने में इसका उपयोग करते हैं, इसलिए हम धावन सोडा कहते हैं। अब बारी आती है फिटकरी की, जिसे हम रासायनिक रूप में कहते हैं पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। ध्यान रखें, फिटकरी को क्या कहते हैं, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। इसको हम दर्शाते कैसे, K2SO4 इंटू Al2SO4 इंटू 24H2O। इसे आप ध्यान रख लें, यदि आवश्यक होता है ध्यान तो ठीक है, नहीं तो आप इतना याद रखें इसको रासायनिक रूप से हम क्या कहते हैं। ठीक, फिटकरी का उपयोग होता है जल को शुद्ध करने में, कटे हुए स्थान से खून के बहाव को रोकने में। फिर बारी आती है शोरा की। शोरा को हम रासायनिक रूप से कहते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक, पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, KNO3 आई थिंक है ना। इसका उपयोग बारूद बनाने में, उर्वरक बनाने में किया जाता है।
कास्टिक पोटास की बात करें तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसे कहते हैं। शैम्पू, साबुन, शेविंग क्रीम बनाने में इसका उपयोग होता है कास्टिक पोटास का। ठीक। फिर नीलत होता है, इसे कॉपर सल्फेट कहते हैं। CuSO4 रंगाई और छपाई में इसका उपयोग होता है। फिर हर सॉल्ट दोस्तों इसे जिप्सम कहते हैं, इसका उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में होता है। तो दोस्तों जिप्सम होता है CaSO4, इसमें आप पानी मिला दोगे तो CaSO4.12H2O बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे आप ध्यान रख सकते हैं यदि आप कर पा रहे हैं तो। ठीक, इस वीडियो में हम अपनी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगले वीडियो में हम pH पैमाने की चर्चा कर लेंगे, जिसमें हम पता लगाते हैं कि कोई पर्टिकुलर चीज एसिड है या बेस है या उदासीन है, किस मात्रा में एसिडिक है, किस मात्रा में बेसिक है। ठीक, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में कर लेंगे। तब तक के लिए आपको बने रहना है हमारे साथ। हो सकता है मैं अभी अगले वीडियो को रिकॉर्ड करूँ, इस टाइम हुआ है लगभग नहीं, अभी फिक्स 4 बज चुके हैं। हो सकता है अभी वीडियो रिकॉर्ड कर दूं या फिर कल रात को करूं। ठीक है, तब तक को बने रहना है आपको हमारे साथ, निरंतर सपोर्ट करना है, आपको आगे बढ़ते रहना, मेहनत करते रहना है, तब तक नहीं रुकना जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। इस बार प्रिलिम्स को तोड़ के दिखाना है। ठीक है, बने रहें हमारे साथ, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।